हेलो बच्चों, तो हम लोग फिर से केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के जो शेष क्वेश्चन थे उसको आज सॉल्व करेंगे। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इनके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आइए अब उनके आगे से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। थे आज करेंगे 3 का ग। 3 का ग कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर होता है जिसमें विभेद पूछता है। विभेद मतलब कि कैसे हम पहचान करेंगे कि यह क्या दिया है। कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करना है। एसिटल्डिहाइड में CHO समूह होता है जबकि एसीटोन में हमारा कीटोन समूह होता है। तो इनमें विभेद कैसे करेंगे आइए बताते हैं। देखिए, एसिटल्डिहाइड हमारा फेहलिंग विलयन है। एसिड विलयन से तो कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करें तो इसमें क्या होता है कि जो एसिटल्डिहाइड होता है फेहलिंग विलयन को अपचयित करके लाल अवक्षेप देता है जबकि एसीटोन अपक्रिया नहीं करता। यह हमारा एसिटल्डिहाइड का परीक्षण है। ठीक है, सेकंड हम बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड विभेद पूछ रहा है हमारा एस्टोफिनॉन और बेंजोफिनॉन की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं सेकंड परीक्षण कैसे हम करेंगे। तो पहले देखते हैं कि एस्टोफिनॉन होता क्या है। देखो, ये बेंजीन वाले के साथ जब C द्वि आबंध O और CH3 जुड़ा रहता है तो 2C एसीटो, इस संरचना को ही हम कहते हैं एस्टोफिनॉन कहा जाता है। क्या इस संरचना को ही हम क्या कहा जाते हैं? एस्टोफिनॉन। इस संरचना को ही क्या कहते हैं? एस्टोफिनॉन। तो एस्टोफिनॉन क्या करता है कि हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। एसीटोफॉर्म आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। कौन सा परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है एस्टोफिनॉन। ठीक है, जो NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। जबकि बेंजोफिनॉन, पहले देखते हैं कि बेंजोफिनॉन हमारा क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये कीटोन समूह, ये हमारा बेंजोफिनॉन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ फिनॉल जुड़े हैं जिसे हम बेंजो, एक संरचना को हम क्या करें? बेंजो कह रहे हैं और इसको फिनॉल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेंजोफिनॉन है और ये एस्टोफिनॉन है। तो बेंजोफिनॉन हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो यही इसका विभेद है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है हमारा एस्टोफिनॉन जबकि बेंजोफिनॉन हमारा परीक्षण नहीं देता है। ये नेक्स्ट कह रहा है DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना का चित्र बनाइए। DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना का चित्र बनाइए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारक हैं। इनमें क्रमशः बने हैं। DNA में RNA में बस एक का अंतर होता है। DNA में हमारा थायमिन होता है जबकि RNA में हमारा यूरेसिल होता है। तो शुरू की 3 संरचनाएं दोनों की समान रहती हैं और ये अंतिम संरचना हमारी 5वीं संरचना बदल जाती है DNA व RNA में। तो ये थे हमारे इनकी संरचनाएं। कि आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विआंगी मिश्रणों का क्या नाम दिया जाता है जो समांतर राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं? उनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यह मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर इनकी मार्किंग देखें तो 1 + 1 + 3 है इनकी मार्किंग है। कहते हैं कि आसवन क्या होता है? आसवन विधि होती है कि उसकी भाप बनाकर भाप को एकत्र करने की विधि को आसवन विधि कहा जाता है। जब भाप बनाकर भाप को एकत्र किया जाए। तो देखिए, शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? क्या होता है कि जब एथेनॉल का जलीय विलयन होता है तो आसवन विधि में जल का वाष्प और एथेनॉल की वाष्प मिलकर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। एथेनॉल क्या बनाता है? स्थिर क्वाथी। तो इसका लिखा जाएगा कि आसवन के द्वारा एथेनॉल प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि एथेनॉल जल के साथ स्थिर क्वाथी यौगिक बनाता है जिनका वाष्प दाब समान होता है। जिनका वाष्प दाब क्या होता है? समान होता है, जिस कारण इन्हें आसवन से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यह आपको यहाँ पे लिखना है। अब कह रहा है कि ऐसे द्विआंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है? तो भैया ऐसे द्विआंगी मिश्रणों को क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी कहा जाता है, जिनका वाष्प दाब क्या हो जाता है? समान हो जाता है, जो एक ही तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं। एक ही तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अब कह रहा है नेक्स्ट की समांतर राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है? राउल का नियम जो सामान्य नियम होता है कि जो कोई 2 विलयन हमारे यहाँ उड़ते हैं तो उनके वाष्प दाब निर्भर करते हैं। पर यहाँ पे राउल के नियम से यह 2 प्रकार के विचलन दर्शाते हैं। या तो धनात्मक विचलन में विलयन का वाष्प दाब समान परिस्थिति के वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन जब वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है, जो राउल के नियम की सीमाओं है उनसे कम होता है। तो 2 प्रकार के विचलन दर्शाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया ये कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं। देखिए 1 + 1 + 1 है, पहला था बताने के लिए कि क्यों अलग नहीं कर सकते हैं, दूसरा एक नंबर था द्विंगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, और तीसरा एक नंबर था कि यह दो मिश्रण कौन से हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिए, कभी कभी इनका पूछ लेता है कि कुछ एग्जाम्पल बताइए स्थिर क्वाथी के, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि इनके एक कुछ एग्जाम्पल हैं स्थिर क्वाथी के, जैसे कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यह एक स्थिर क्वाथी है। और दूसरा स्थिर क्वाथी हम कह सकते हैं ईथर और क्लोरोफॉर्म, और एक जो क्वेश्चन में दिया है हमारा जल और अल्कोहल। तो 3 स्थिर क्वाथी के एग्जाम्पल है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और मोलर चालकता लैम्डा m की परिभाषा दीजिए कि भाई चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है। तो देखिए बात करें विलयन की चालकता डिपेंड करती है कि इसी विलयन में आयनों के स्थानांतरण की दर को विलयन की चालकता कहते हैं, जो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। जबकि मोलर चालकता होती है वह विलयन जिसमें 1 मोल आयन हो, वह विलयन जिनमें 1 मोल आयन हो, उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। वह विलयन जिनमें 1 मोल आयन हो, उस विलयन को हम मोलर चालकता कहते हैं। अब तो यहाँ पे कह रहा है कि सांद्रता के साथ इनमें परिवर्तन की विवेचना करिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो चालकता होती है, चालकता तनुता के साथ चालकता हमारी घटती है। जैसे तनु करेंगे देखिए आयन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और उनकी चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मोलर चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, क्योंकि मोलर चालकता क्योंकि आयन तो हमारे 1 मोल ही बने हैं, आयन 1 मोल ही है, तो प्रति मोल विलयन की चालकता तनुता में आयतन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मोलर चालकता लैम्डा m हमारा तनुता के साथ बढ़ता है। तो याद रखिएगा मोलर चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, जबकि चालकता हमारी तनुता के साथ घटती है। तो यह चीजें आपको याद रखनी है। कारण क्या है, मोलर चालकता 1 मोल आयन के विलयन की चालकता होती है, जबकि चालकता किसी भी विलयन की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोट की है। तो यहाँ पे अगर हम एक की बात अभिक्रिया के वेग समीकरण की बात करें तो रिएक्शन वेलोसिटी बराबर होता है K, A के प्रति हमारी क्या है वो प्रथम कोट की है, और B के प्रति हमारी द्वितीय कोट की है। तो ये तो अभिक्रिया का वेग समीकरण हो गया, ठीक है। समाकलित वेग समीकरण अलग होता है, ये वेग समीकरण है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसमें हम नीचे 3 क्वेश्चन दिए, मार्किंग भी 1 + 1 + 1 है, अर्थात तीनों का एक एक नंबर है। तो यह जरूर ध्यान दें कि मार्किंग किस प्रकार से दी है। अरे अवकल वेग समीकरण लिखिए, तो ये देखिए हमारा पहले का हो गया, ये हमारा अवकल वेग समीकरण हो गया, RV = K A/1 B/2 हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है हमारा B की सांद्रता 3 गुनी करने पर, चलिए भैया अब B टेंस टू हम क्या कर दे रहे हैं, नया B हमारा हो रहा है 3 गुना, और A की A के लिए कुछ नहीं कर रहा, वेग करना प्रभाव बताइए। तो रिएक्शन वेलोसिटी न्यू हमारा क्या हो जाएगा, K A की 1 रहेगा, B की जगह हमारा हो जाएगा 3B का स्क्वायर, तो 3B का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो 9 बाहर निकल जाएगा, 9K A1 और B2, अर्थात नया वेग कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो गया, 9 गुना। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड वाला हम कह रहा है A तथा B दोनों की सांद्रता को दोगुनी कर देने पर, तो A टेंस टू हमारा क्या हो जा रहा है 2A, और B टेंस टू 2B। अब तब देखते हैं कि हमारा वेग क्या हो जाता है। अब हमारा देखिए कि A की जगह लिखेंगे 2A⁴ और B की जगह लिखेंगे 2B⁴2। तो अगर हम यहाँ देखें 2 बाहर निकल गया 2, और 2 दूनी 4 बाहर निकल गया 4, A⁴1 B⁴2, तो ये हो गया, K भी रहेगा, तो 4 दूनी 8 K A⁴1 B⁴2। तो यहाँ देखो यह वेग क्या हो जाएगा हमारा 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो ये हमारा चौथे का ग का सॉल्यूशन था। बताना है कि क्रोमियम +2 प्रबल अपचायक है, अपचायक, और जबकि मैग्नीज प्रबल आक्सीकारक है। प्रबल आक्सीकारक अर्थात इसे ये हमारे दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो सबसे बात करते हैं क्रोमियम +2 है क्या। तो पहले बात करते हैं अगर हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 क्रोमियम। तो क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। आइए, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ यहाँ पे 4s1 होता है, और ये 3d हमारा हो गया। देखिए अगर हम देखें 6 4 10 और 10 8 18 1 19 और 3d 5। जब ये क्रोमियम से क्रोमियम +2 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलने का क्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलते हैं, तो बाह्यतम कोश यहाँ पे 4s1 है,
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d5 से। तो 3d5 से यह यहाँ पे 3d4 बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण यह हमारा एक अपचायक गुणधर्म दर्शाता है। 3d5 से 3d4 बनाने की प्रवृत्ति रखने के कारण यह अपचायक गुणधर्म दर्शाता है। जबकि अगर हम मैग्नीज 25 की बात करें, एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ पे इसमें 4s2 होते हैं, बाहर 3d5 होते हैं। तो इसमें भी जब हमने मैग्नीज +3 बनाया तो मैग्नीज +3 में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s2 से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d5 से बन जाएगा। तो 3d5 की जगह यहाँ पे 3d4 आ गया। लेकिन अब यह एक अस्थायी अवस्था है। यह कैसी अवस्था है हमारी? अस्थायी। यह 3d4 से 3d5 बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि 3d5 एक स्थायी अवस्था है। 1 2 3 4 5 सब में एक एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था है, तो 3d5 बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जबकि क्रोमियम 3d4 से 3d3 बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। इस कारण यह अपचायक गुणधर्म दर्शाता है और ये Mn+3 हमारा एक आक्सीकारक गुणधर्म दर्शाता है, क्योंकि यह Mn+3 से Mn+2 बनाने का प्रयास करेगा, जबकि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 बनाने का प्रयास करेगा। तो यह हमारा एक अपचायक गुणधर्म दर्शाता है और यह आक्सीकारक गुणधर्म दर्शाता है। इसी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। D1 विन्यास में वह तत्व आते हैं जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन D1 में हो। यह अस्थायी है। क्यों अस्थायी? तो देखिए D1 के पहले हमारा आता है, जैसे समांतर जो कहेंगे तो NS आएगा, तो NH2 रहेगा, उसके बाद N-1 D1 रहेगा। तो यहाँ पे NH2 की ऊर्जा और N-1 D1 की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन जब किसी अभिक्रिया में जाते हैं तो NH2 से निकलने की अपेक्षा D1 से निकल जाते हैं। इसलिए D1, क्योंकि दोनों की ऊर्जा हमारी बराबर है और D कक्षक हमारा बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया NS की जगह से N-1 D1 से निकल जाते हैं, जिस कारण यह क्या होते हैं? अत्यंत अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय शीशा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वैद्युत अपघट्ट और घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल। तो पहले समझते हैं कि प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं। तो देखिए, तो जो प्राथमिक बैटरियां होती हैं यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। प्राथमिक बैटरियां हमारी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। यहाँ पे एनोड ऋण विभव, कैथोड धन विभव की तरह काम करता है। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा लैग्रांज। द्वितीयक बैटरियां होती हैं, इनमें इनको चार्ज भी किया जा सकता है। प्राइमरी बैटरीज को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक बैटरीज को चार्ज भी कर सकते हैं। द्वितीयक बैटरियों में हमारा आवेशन और अनावेशन समानता, जितने हमारे चार्जिंग बैटरियां होती हैं वो द्वितीयक बैटरियां होती हैं। जैसे घरों में इन्वर्टर में लगी बैटरियां, वो हमारी द्वितीयक बैटरियां हैं, सेकेंडरी बैटरीज हैं। या मोबाइल को हम चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, द्वितीयक बैटरियां हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। या दोनों प्रक्रिया जिसमें होती है वह द्वितीयक बैटरियां होती हैं। और जिसमें जो हमारे ड्राई सेल है, ड्राई सेल समांतर जिसको हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, जैसे घड़ी में लगने वाले सेल्स या फिर छोटी वो बैटरियां, वो प्राथमिक आती हैं। उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस रासायनिक ऊर्जा से हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ईंधन सेल क्या होता है? ईंधन सेल हमारा एक आधुनिक सेल भी कह सकते हैं। ये दहन अपक्रियाएं होती हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि दहन अपक्रियाओं में ऊर्जा सीधे आग के रूप में नहीं निकलती है, हम सीधे इनके दहन की ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। जैसे कि अगर हम भविष्य में बात करें कि पानी को जलाया जाए और जैसे हाइड्रोजन, किसी चीज को जलाया जाए जल बने H2+O2, तो हाइड्रोजन के दहन से जल बनता है। यहाँ पे जो इस प्रकार से एक ईंधन सेल बनाया जाए, इस दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ईंधन सेल कहा जाता है। यह वैद्युत रासायनिक युक्ति है। ईंधन से ऊर्जा सीधे वैद्युत धारा में परिवर्तित कर लेते हैं। इन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा, यह इको फ्रेंडली होते हैं, किसी प्रकार का अपशिष्ट नहीं बनता है, इन्हें बार बार रीयूज किया जा सकता है। दूसरा, अब बात करेंगे आखिर कि ईंधन सेल फायदेमंद क्यों है। ईंधन सेल इसलिए फायदेमंद है क्योंकि भाई इनका कार्य दक्षता अत्यधिक है, इनकी यूजेबिलिटी अत्यधिक है और साथ में इको फ्रेंडली है और रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी में आता है कि हमारा आखिर यहाँ पे चार्ज होने पर एनोड में ऋणायन घटते हैं। उनका घनत्व की बात करें तो डिस्चार्ज बैटरियां होती है तो उनके ऋणायन जो उपस्थित है उनका घनत्व घटता है और कैथोड में घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो ये इनके सांद्रता में परिवर्तन आता है। इसलिए जो पुराने हमारे सेल्स ड्राई सेल देखें तो वो बिल्कुल चिपचिपे से हो जाते हैं। उनकी सांद्रता क्या होती है? जो हमारे ऋणायन की सांद्रता है वो घट जाती है और कैथोड की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, या धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो यह परिवर्तन होता है।
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे सीसा संचायक सेल की सेल की विभव की बात कर रहा है। तो ये हमारी सीसा संचायक सेल में लेड एस्टेट बैटरियां होती है, लेड होता है, H2SO4 का विलयन होता है, जिनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आप देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पे लेड के आयन लेड सल्फेट से क्रिया कर रहे हैं, आयन बना रहे हैं, जो पुनः चार्ज डिस्चार्ज की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। पांचवें का ख, तो पांचवें का ख का पहला कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड है। अपक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में। तो जब भी ऐसे प्रश्नों को देखें तो एक चीज जरूर ध्यान दें कि वो क्या कह रहा है कि रह जाने में या पूर्ण हो जाने में। रह जाने में मतलब यह अंतिम सांद्रता दी है, अगर यही कहता कि हमें पूर्ण होने में अर्थात हमें प्रारंभिक सांद्रता से उसको घटाना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है हमारा, टी हमको निकालना है, दिया क्या है वो चीज देखते हैं। तो सबसे बात कर रहा है हमारा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के दिया है हमारा 60 सेकेंड इनवर्स, अर्थात अपक्रिया हमारी प्रथम कोटि की है 60 सेकेंड इनवर्स, और साथ में कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता, तो मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता हमारी R0 है और अंतिम सांद्रता हमारी R है। तो अंतिम सांद्रता क्या कह रहा है हमारा, वो प्रारंभिक सांद्रता का 16, तो R0/16, ठीक है, या इसे हम 1 मान भी सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता। यही हमारी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और ये हमारा अंतिम सांद्रता है। अब समाकलित वेग समीकरण की बात करें अगर प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, तो हमारा T बराबर 2.303/K इंटू लॉग R0/R, जहां पे R0 यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता है और R हमारी अंतिम सांद्रता है। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि हमें पास K दिया है तो सीधे हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो हमारा T बराबर हो जाएगा, तो T बराबर 2.303/K दिया है हमारा 60 सेकेंड इनवर्स इंटू लॉग R0 की जगह हम यूज कर रहे हैं R0, और ये R की जगह हो जाएगा हमारा R0/16, तो R0/16 हमारा चला जाएगा ऊपर, R0 से R0 कर लिया। तो T बराबर 2.303/60 इंटू लॉग, ये 16 है, इसे 2 की घात 4 लिखा जा सकता है, देख पा रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2/4। अब लॉग का जो फॉर्मूला होता है log m पावर n बराबर होता है n log m के, तो यहां से ये हमारा हो जाएगा 2.303/60 इंटू 4 log 2, तो log 2 का वैल्यू रखेंगे। log 2 का वैल्यू होता है हमारा, log 2 बराबर होता है हमारा 0.301। हाँ, आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन में आपको जब भी log का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे log की वैल्यू दी रहेगी, तो इसको वैल्यू जब क्वेश्चन में रख देंगे तो ये हमारा 2.303/60 इंटू 4 इंटू 0.301, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इतने सेकेंड हमारा इसका आंसर होगा पांचवें के ख का पहला का। इसी का देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। पांचवें के ख के सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में 30% वियोजन, ध्यान दीजिए 30% वियोजन होने में, अर्थात 30% अपक्रिया पूर्ण हो गई, 40 मिनट लगते हैं, T1/2 की गणना करो। अर्ध आयुकाल पूछ रहा है, T1/2 हमारा होता है 0.693/K, तो हमें पहले तो K निकालना होगा, तो K कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो 30% के लिए दिया है 40 मिनट हमारा ये दिया है, अर्थात तो हम ऐसे प्रश्नों के लिए मान सकते हैं कि माना प्रारंभिक सांद्रता हमारा परसेंटेज में क्या है, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम 100 मान सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता बराबर हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो शेष सांद्रता, तो देखें शेष सांद्रता हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि 30% वियोजन होने में, अच्छा 30% वियोजन हो गया, शेष कितना बचा है हमारा 70% शेष बचा है, तो अंतिम सांद्रता हमारी क्या हो गई 70 हो गई, तो 70, इसमें समय लगा है हमारा 40 मिनट। तो इन्हीं चीजों को हम फार्मूले में यूज करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा सेम ही यूज होगा, K बराबर 2.303/T इंटू लॉग R0/R, वैल्यू को रख देंगे। K बराबर 2.303, T कितना लगा है हमारा 40 मिनट लगा है, लॉग R0 हमारा है 100 और R है हमारा 70, ये 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/7।
तो यहाँ से हम log m अपान n फार्मूला होता है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो log m अपान n होता है log m माइनस log n। तो आप ये log n, अगर log 10 है, log 10 की वैल्यू हमारी होती है 1, और log 7, तो यहाँ पे 1 और log 7 की वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहेगी। तो log 10 माइनस log 7 करेंगे तो log 10 की वैल्यू 1 होगी, और log 7 की वैल्यू जो रहेगी लिख कर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पे अब हमारा k निकल जाएगा, और k से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, T1/2 जो होगी 0.693 अपन k। तो क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेशन आप खुद से जितना अधिक करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। तो बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र समान होता है, रासायनिक गुणधर्म दोनों में भिन्नता होती है। ग्लूकोज में पहला जो हमारा कीटो या एल्डो समूह होता है वो पहले से 5 में जुड़ा होता है, जबकि फ्रक्टोज में दूसरे से 5वें में जुड़ा होता है। तो अगर दो रासायनिक गुणों की बात करें तो पहले बात देखते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज C6H12O6, आप चाहे तो संरचना बनाकर या बिना संरचना के रूप में भी लिख सकते हैं, से अगर हम ब्रोमीन जल की अभिक्रिया कराते हैं तो ब्रोमीन जल से ग्लूकोज अभिक्रिया करके हमारा देता है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल में एक तरफ हमारा COOH आ जाएगा और बाकी पूरी संरचना हमारी क्या हो जाएगी, CHOH के 4 और नीचे रहेगा CH2OH। ये हमारा बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये हमारी ग्लूकोज की एक अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया अगर हम देखते हैं ग्लूकोज की, तो C6H12O6 ग्लूकोज की अगर हम ऑक्सीकरण कराएं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो जाता है सैकरिक अम्ल में और बनाता है COOH, CHOH और ये COOH। यह हमारा सैकरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सैकरिक अम्ल है। तो ये हमारा ग्लूकोज की दो रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। अब हम देखते हैं दो फ्रक्टोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। और सूत्र हमारा फ्रक्टोज का भी वही होता है। तो सबसे पहले फ्रक्टोज की रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, फ्रक्टोज हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है तो टार्टरिक अम्ल देता है। सेम रिएक्शन जब हम फ्रक्टोज के लिए करते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो यह देता है हमारा टार्टरिक अम्ल COOH, CHOH ट्वाइस। दो अणु इसके टूट जाते हैं क्योंकि इसका एल्डोज समूह हमारा दूसरे से 5वें पे जुड़ा होता है। इसको कहा जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल देता है और साथ में ग्लाइकोलिक अम्ल देता है। तो यह था फ्रक्टोज की एक अभिक्रिया। हाँ, साथ में फ्रक्टोज की अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो फ्रक्टोज की दूसरी अभिक्रिया में यह ब्रोमीन जल के साथ भी ये सेम व्यवहार करता है और ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। कह रहा है कि विटामिन ए तथा सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो ये बात करते हैं कि विटामिन ए व सी क्या है। तो विटामिन ए और सी, विटामिन ए समानतः हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है, विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी में विकास होता है। अगर हम विटामिन ए व सी की बात करें तो विटामिन ए हमारे मुख्य रूप से मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है और उसकी कमी से रतौंधी की बीमारी और नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। जबकि विटामिन सी हमारी शरीर की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है। अब स्रोत की बात करें तो विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हमारे हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं जैसे कि हमारा है गाजर है, दूध है, मक्खन है, दही है, दही में विटामिन डी का भी स्रोत होता है, ठीक है, मछली है, अंडे हैं, ये हमारे विटामिन ए के स्रोत हैं। और अगर हम विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो विटामिन सी के स्रोत का प्रमुख है हमारे खट्टे फल, ये खट्टे फल का स्रोत होता है। साथ में हमारी जो पीली सब्जियां होती हैं, पीले फल फूल होते हैं, वो विटामिन सी का स्रोत होते हैं। और साथ में जो विभिन्न दालें हैं वो भी विटामिन सी का स्रोत होते हैं। तो ये हमारा विटामिन ए व सी है। पांचवें का घर का फर्स्ट कह रहा है कि द्विदंतुर क्या होते हैं और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये बताते हैं पहले कि द्विदंतुर हमारे वह लिगेंड होते हैं, तो देखें द्विदंतुर हमारे वह लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु को यह 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, दाता समूह 2 इलेक्ट्रॉन युग्म से यह जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें द्विदंतुर कहा जाता है। इनकी दंतुकता 2 होती है, यह 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा एथेन 1,2 डाइएमीन। तो यहाँ पे 2 एमीन समूह होता है जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, यह हमारा एक द्विदंतुर लिगेंड है। फिर इसके बाद आता है हमारा उभयदंतुर लिगेंड क्या है। अब कह रहा है कि उभयदंतुर, तो उभयदंतुर वह लिगेंड है जो लिगेंड 2 सिरे से इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात यहाँ पर 2 सिरे से
और यहाँ पे क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं, पर इसमें कह रहा है उभय तंतुओं के 2 सिरे से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अगर हम NO की बात करें तो यहाँ पे O भी इलेक्ट्रॉन हमारा दाता समूह है और N भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन हमारा O द्वारा दिया जा रहा है कि N द्वारा दिया जा रहा है, या उभय तंतु लिगेंड हो गया। उसी प्रकार अगर HCl की बात करें तो HCl में N भी इधर दाता समूह है, इधर S भी दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन हमारा S दे रहा है कि N दे रहा है, तो इनको ही हम उभय तंतुर कहते हैं। तो यह विशेष अंतर है द्वितंतुर और उभय तंतुर में। द्वितंतुर में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं 2, जबकि उभय तंतुर में उसके दोनों सिरे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। यह विशेष अंतर है हमारा द्वितंतुर और उभय तंतुर में। नेक्स्ट कह रहा है किलेट प्रभाव से आप क्या अभिप्राय है। पहले बात करते हैं कि किलेट क्या होते हैं। तो किलेट हमारे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं लिगेंड द्वारा। तो देखें किलेट क्या होता है। किलेट लिगेंड बनाकर संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यह बहुतंतुर लिगेंड होते हैं जो 2 या अधिक दाता परमाणु द्वारा 2 या अधिक सिरों द्वारा केंद्रीय परमाणु से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 या अधिक दाता परमाणु रहेगा और साथ में 2 या अधिक परमाणु से जुड़ेंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा एथेन 1,2-डाइएमीन। इसका एक एग्जांपल है हमारा एथेन 1,2-डाइएमीन। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे किलेट प्रभाव होता है। मान लें कि हमारे यहाँ पे 2 एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट से जुड़े हैं, तो यह हमारा कोबाल्ट एक केंद्रीय धातु है। यहाँ पे एक दाता समूह हमारा NH जो NH2 है, ये हमारा एथेन 1,2-डाइएमीन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके दोनों सिरों से इसने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया। एक हमारा इस तरफ से जुड़ गया और एक हमारा इस तरफ से जुड़ गया। तो इस प्रभाव को ही किलेट प्रभाव। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एथेन 1,2-डाइमीन एक चक्रीय रूप से इसके 2 सिरे, एक सिरे इधर से एक सिरे इधर से, दोनों सिरों से 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म कोबाल्ट को प्रदान कर रहा है और इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन 2-2। तो यहाँ पे देखो कुल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए जा रहे हैं कोबाल्ट को 2 एथेन 1,2-डाइएमीन से। तो यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे 2 प्रकार, 2 इधर भी किलेट है इधर भी किलेट है। इस प्रकार से जब हमारा लिगेंड जुड़ता है केंद्रीय धातु से तब प्राप्त संरचना को किलेट कहा जाता है। तो यह देखिए किलेट संरचना है, किलेट द्वारा कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त हो रहे हैं। तो छठवें का कब देखते हैं, कहता है क्या होता है जब। तो हम रिएक्शन को देखेंगे। पहला कह रहा है मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से। तो यहाँ पे केसियन से CN एक नाभिक रागी समूह है। तो मेथिल क्लोराइड हमारा CH3 मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड एक समान नाम है, इसका IUPAC नाम होता है क्लोरोमेथिल। की अपक्रिया जब हम केसियन से कराते हैं तो यहाँ पे केसियन एक नाभिक रागी समूह है जो क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। और यह हमारी अपक्रिया संपन्न हो जाएगी, बन जाएगा मेथिल साइनाइड, दैट इज CH3CN प्राप्त होगा और KCl हमारा अलग हो जाएगा। तो हमारा पहला रिएक्शन मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होती है। देख पा रहे हैं CN हमारा Cl को विस्थापित कर देगा। सेकेंड वन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड वन कह रहा है एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH से। तो यहाँ ध्यान दीजिए जलीय KOH 2 प्रकार से KOH का उपयोग किया जाता है हेलो एल्केन के साथ। जब जलीय KOH लेते हैं तो OH समूह जुड़ता है और एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। तो एथिल क्लोराइड की बात कर रहा है। तो एथिल क्लोराइड हमारा CH3 CH2 Cl, ये एथिल क्लोराइड सामान्य नेम है इसका, IUPAC नाम इसका होता है क्लोरोएथेन। तो एथिल क्लोराइड्स के साथ अगर हम जलीय KOH लेंगे, जलीय KOH, तो यहाँ पे OH समूह क्लोरीन को विस्थापित कर देता है और हमारा बनेगा एथेनॉल, CH3 CH2 OH बनेगा एथेनॉल, या इसको आप एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, और साथ में KCl हमारा विस्थापित हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा जलीय KOH के साथ। इसी की जगह अगर हमारा एल्कोहलिक KOH होता तो यहाँ पे संगत एल्कीन बन जाता मार्कोनिकॉफ रूल से। नाउ देखते हैं कि थर्ड वन क्या कह रहा है। थर्ड वन कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन। तो देखिए अगर ध्यान दें शुष्क ईथर, तो ब्रोमोबेंजीन की अगर बात करें, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से। जब मैग्नीशियम हमारा हेलो एल्केन से क्रिया करता है तो हमारा ज्ञान अभिकर्मक बनाता है RMgx। आपने तो ये हमारा R है और Br है, तो RBr Mg से क्रिया करता है तो क्या बनेगा RMgx। इसको याद रखिएगा, इसको विज्ञान अभिकर्मक के रूप में भी जाना जाता है RMgx। कि प्रत्येक हेलो एल्केन से जब मैग्नीशियम अपक्रिया करता है तो RMgx प्रकार की अपक्रिया दर्शाता है। तो ये हमारा R हो गया, फिर आ जाएगा Mg, फिर आ जाएगा Br, ठीक है। तो बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा RMgx, या इसे हम विज्ञान अभिकर्मक के रूप में भी जानते हैं। देखिए चौथा देखें तो हमारा देखिए आ ही गया, हमारा एल्कोहलिक KOH आ गया। एल्कोहलिक KOH एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल कह रहा है मतलब सीधी श्रृंखला की बात कर रहा है, ठीक है। नियो ब्यूटिल क्लोराइड की बात कर रहा है हमारा। तो CH3 CH2 ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एल्कोहलिक KOH।
अगर हम यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो एल्कोहलिक KOH यहाँ से क्लोरीन को विस्थापित कर देगा और यहाँ इनके बीच द्विआबंध, यह आबंध हमारा टूटकर इस यहाँ पे CH विस्थापन होगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और हमारा संगत एल्कीन प्राप्त होगा मार्कोनी-काफ के नियम से। तो इस तरफ श्रृंखला नहीं है तो CH3 CH2 CH द्विआबंध CH2, ठीक है। तो यह हमारा ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटीन प्राप्त होगा जब हम एल्कोहलिक KOH से क्रिया करेंगे। तो एल्कोहलिक KOH हमारा एल्कीन बनाता है, याद रखना है, और जलीय KOH हमारा एल्कोहल बनाता है। यह हमारा OH समूह को जोड़ता है जबकि यह हमारा एल्कीन बनाता है, द्विआबंध को जोड़ता है। दूसरा नेक्स्ट करा है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन कराएंगे तो जल में हमारे जब क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसका जल अपघटन कराया जाए तो जल अपघटन की बात करेंगे तो जल में हमारे H धनायन और OH आयन होते हैं। OH एक प्रबल नाभिक रागी समूह है। जल अपघटन के दौरान यह Cl को क्या करेगा, हमारा विस्थापित कर देगा और हमारा प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। तो ये रिएक्शन थी हमारी, क्या होता है। तो छठवें के अथवा वाले पोर्शन को भी हम लोग देखते हैं क्या बन सकता है। देखिए सोडियम आयोडाइड है और यहाँ पे हमारा क्लोरो 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं तो क्लोरोप्रोपेन है। यहाँ पे आयोडीन हमारा क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ये क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, आयोडीन क्लोरीन को विस्थापित कर देगा और हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2I, आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। क्लोरोप्रोपेन से आयोडोप्रोपेन बन जाएगा और साथ में हमारा NaCl अलग हो जाएगा। दूसरा बात करें हमारा ये क्लोरोएथेन है और ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है। तो सोडियम है और ये बेंजीन C6H5ONa और C2H5Cl। तो यहाँ पे Cl Na को विस्थापित कर देगा और ईथर बनेगा हमारा एथिल है, एथिल बेंजिल ईथर बनेगा हमारा। ये हमारी ये संरचना प्राप्त हो जाएगी OC2H5 प्लस NaCl, ईथर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। यहाँ पे SOCl इसको हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है और यहाँ पे OH है। तो जब इस क्लोरीन को जोड़ना हो तो SOCl2 का उपयोग किया जा सकता है या OH को विस्थापित करके खुद उसकी जगह जुड़ जाता है। CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरोप्रोपेन हमें प्राप्त हो जाएगा, OH यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। HBr है, यह योगज अपक्रिया है, यह हमारा एल्कीन है। यहाँ पे योगज, तो सामान्य जब योगज अपक्रिया होती है तो मार्कोनी-काफ रूल से होती है। हमारा जो हेलोजन होगा उस तरफ जुड़ेगा जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो CH3 CH2 CH Br और CH3, ये हमारा योगज उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए HBr भी दिया है लेकिन यहाँ पे CH3 ट्वाइस है। इसकी संरचना देखते हैं कैसी है हमारी। CH3 CH द्विआबंध है, कार्बन दिया है और इसके साथ शाखा है, इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है। अब जब HBr की बात करेंगे तो मार्कोनी-काफ के नियम से हमारा Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा जब आबंध का विदलन होगा। तो यह भी एक योगज उत्पाद है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर मैथ का सॉल्व करेंगे। तो अपने वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।